एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज की इस वीडियो में बाल विकास के पूरे 60 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। वो 60 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें ही आधार मानकर आपको तैयारी करनी है। तो पेपर का जो लेवल रहने वाला है वो इसी लेवल का रहेगा। क्वेश्चन इस लेवल के पूछे जाएंगे, तो तैयारी भी आपको इसी तरह बनानी है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए असाइनमेंट, ऑप्शन बी मौखिक प्रश्न, ऑप्शन सी टर्म टेस्ट, या ऑप्शन डी क्विज एंड गेम। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी टर्म टेस्ट, अर्थात उपकरण नहीं है पूछा है तो वो है टर्म टेस्ट। बाकी असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न और क्विज गेम सारे ही उपकरण हैं आकलन की। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी की तरह के अनुसंधानों में मददगार होता है? ऑप्शन है, यह बृहद मात्रा में डेटा का भंडारण कर उसका विश्लेषण कर सकता है। ऑप्शन बी, यह सही निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह गुणों के मात्रात्मक मान को ग्राफ, चार्ट आदि में परिवर्तित कर सकता है। या फिर ऑप्शन डी, यह सटीकता के साथ परिणामों की व्याख्या करता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, यह सही निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, इस स्तर पर इकाइयाँ और उप इकाइयाँ पूरी तरह से इकट्ठी की जाती है। तो ऑप्शंस है, प्रस्तुतिकरण में, सम्मेलन में, अध्ययन में, या फिर दिए गए सभी विकल्पों में से कोई नहीं। तो इकट्ठी की जाती है इस स्तर पर, वो स्तर बताना है आपको, तो वो हो जाएगा सम्मेलन। इसमें इकाइयाँ और उप इकाइयाँ पूरी तरह से इकट्ठी की जाती है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास की योजना, बच्चों को शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य करता है, बच्चों के अनुभव को स्थान नहीं देता, या फिर मौखिक ज्ञान को पुनः उत्पन्न करने के लिए बच्चों को प्रेरित करता है। तो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है ऑप्शन ए, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास की योजना। अगला प्रश्न, कम आय वाले परिवारों के बच्चे भाषा ज्ञान क्षमता के स्टैंडर्ड नाप तुलना पर मध्यम आय वर्ग के बच्चों के साथ साथ मध्यम आय वर्ग के बच्चों में स्कोर करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। शब्दावली, वाक्य संरचना और उच्चारण, ऑप्शन बी सामाजिक विशेषता, ऑप्शन सी भावुक विशेषताएं, या फिर डी कॉग्निटिव विशेषताएं। आंसर हो जाएगा शब्दावली, वाक्य संरचना और उच्चारण। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। विवरण दिए गए हैं, जैसे पहला, एक विशेष चरण में विकासात्मक समस्याओं से पर्याप्त रूप से निपटने में विफलता कई लोग अगले चरण में विकास में बाधा डालते हैं। ऑप्शन बी, इस दौरान महत्वपूर्ण अवधियां होती हैं जिनके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों के स्थायी और शायद अपरिवर्तनीय परिणाम होते हैं। तीसरा विचार है, जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान एक बच्चे को एक संतोषजनक भावनात्मक लगाव विकसित करना चाहिए ताकि वह बाद के जीवन में समान स्नेह संबंधों में सक्षम हो सके। या फिर फोर्थ है, जिन पर्यावरणीय परिस्थितियों से शिशु को अवगत कराया जाता है उनका विकास पर कोई अन्य प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, दिया 10 साल की छात्रा है जो अच्छे ग्रेड पाने के लिए संघर्ष करती है। हर बार जब वह उसका ग्रेड कम होता है तो उसकी माँ बहुत क्रोधित हो जाती है और उसे दंडित करती है। इसलिए दिया ने अपनी माँ के गुस्से के परिणामों से बचने के लिए और भी अधिक मेहनत करने और हाल की एक परीक्षा में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने का फैसला किया। तो कौन सा सत्य है बताना है इस परिदृश्य में। ऑप्शन ए, दिया आंतरिक रूप से प्रेरित है, दिया अति बुद्धिमान है, दिया बाहरी रूप से प्रेरित है, या फिर दिया को अपनी माँ की राय की परवाह नहीं है। आंसर हो जाएगा जो दिया है ना, वो बाहरी रूप से प्रेरित है।
अगला प्रश्न, पियाजे की बौद्धिक अवस्था की किस अवस्था को पूर्व संकलनात्मक अवस्था के रूप में भी जाना जाता है? पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था के रूप में जाना जाता है दोस्तों पूर्व परिचालन अवधि को, प्री ऑपरेशनल पीरियड को। अगला प्रश्न है, लोकप्रियता के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के किशोर कुछ लोगों को पसंद और कुछ को नापसंद होते हैं? तो लोकप्रियता के आधार पर बताना है आपको। लोकप्रिय किशोर, उपेक्षित किशोर, अस्वीकृत किशोर या फिर विवादास्पद किशोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विवादास्पद किशोर जो होते हैं, कंट्रोवर्शियल एडोलसेंट्स जो होते हैं वो कुछ को पसंद आते हैं तो कुछ को नहीं। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा स्कूल में बच्चों को सामान्य रूप से विविधता वाले लोगों और वंचित लोगों के लिए क्या विकसित करने में मदद करती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सहिष्णुता का उच्च स्तर जो है विकसित करने में मदद करती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा की दृष्टि को पूरा करने के लिए रास्ते में कई परेशानियाँ आती हैं। तो अतः यह कथन बताना है आपको, सत्य है, असत्य है और है तो क्यों। तो ये जो कथन दिया गया ना दोस्तों, समावेशी शिक्षा की दृष्टि से समावेशी शिक्षा की दृष्टि को पूरा करने के लिए रास्ते में कई परेशानियां आती हैं, तो ये जो कथन है सच है, क्योंकि स्कूल को बच्चों की विविधता की आवश्यकता को पूरा करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा अकेले हम बहुत कम करते हैं, इकट्ठे बहुत कुछ करते हैं? तो यहाँ पे आंसर ये कहा है दोस्तों हेलन केलर ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बृहद स्तरीय समाजीकरण की इकाई नहीं है? ऑप्शन है वैश्विक समुदाय, मास मीडिया, धर्म या फिर सोशल नेटवर्क। तो बृहद स्तरीय समाजीकरण की इकाई नहीं है धर्म। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों के लिए द्वितीयक प्रबलक नहीं है? तो फूड, मनी, ग्रेड या फिर प्रशंसा। तो द्वितीयक प्रबलक नहीं है बताना है, तो यहाँ पे खाना हो जाएगा क्योंकि वो तो प्राथमिक है और बाकी द्वितीयक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीखना उद्दीपन और किसके बीच बनने वाले संघों का परिणाम है? तो सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया अर्थात रिस्पॉन्स के बीच बनने वाले संघों का परिणाम है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाज केंद्रित शिक्षा की परिभाषा के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शंस दिए गए हैं। यह शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पाठ्यक्रम की विषय सामग्री को महत्व देता है। ऑप्शन बी, यह शिक्षक की सक्रिय भागीदारी को संदर्भित करता है जबकि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से शिक्षक को चुनते हैं। या फिर ऑप्शन सी, इसका तात्पर्य बच्चे को सामाजिक सरोकार, समस्याओं और मुद्दों से परिचित कराना है। या फिर ऑप्शन डी, यह एक बच्चे के अपने और उसकी समस्याओं के साथ भावनात्मक संबंध को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका तात्पर्य बच्चे को सामाजिक सरोकार, समस्याओं और मुद्दों से परिचित कराना है। किसका? समाज केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नर्सरी स्कूल के परिणामों में से एक नहीं है? ऑप्शन है छात्र आकार और माप को आकृतियों, वस्तुओं और मुद्रित सामग्री के उपयोग से समझ सकते हैं। ऑप्शन बी, विद्यार्थी दहाई और इकाई को समझ सकते हैं। ऑप्शन सी, निष्कर्ष निकालने के लिए छात्र अमूर्त विचार का उपयोग कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन डी, सब छात्र सभी प्राथमिक रंगों को समझ सकते हैं, नाम दे सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे एक परिणामों में से नर्सरी के स्कूल के परिणामों में से जो नहीं है वो है ऑप्शन सी, कि निष्कर्ष निकालने के लिए छात्र अमूर्त विचार का उपयोग कर सकते हैं। नर्सरी का बच्चा अमूर्त रूप से विचार नहीं, वो मूर्त वस्तुओं पर विचार कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुकारक सिद्धांत के अनुसार केवल ध्वनि या आवाज पर आधारित कंटेंट जैसे टेप रिकॉर्डर सामग्री निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन है दृश्य योग्यता, शब्दार्थ योग्यता, प्रतीकात्मक योग्यता या फिर श्रवण संबंधी योग्यता। तो केवल ध्वनि या आवाज पर आधारित है, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रवण संबंधी योग्यता। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
राजेश एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है जो बहुत छोटी उम्र से ही जटिल गणितीय समस्याओं को हल कर सकता है। हालांकि वह कभी भी अन्य बच्चों के साथ नहीं खेलता क्योंकि वह उनके साथ तालमेल बिठा नहीं पाता। इसे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से समझाया जा सकता है? ऑप्शन है बहुबुद्धि के सिद्धांत, ऑप्शन बी एक कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी समूह कारक सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी द्विकारक सिद्धांत। तो ये हो जाएगा दोस्तों बहुबुद्धि के सिद्धांत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य आत्मनियंत्रण है, कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा मानता है? तो शिक्षा का उद्देश्य आत्मनियंत्रण है, आत्मनियंत्रण ये मानता है दोस्तों जॉन लोके ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह क्या है जो समाज में प्रचलित पारंपरिक मूल्यों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व है और जो व्यक्ति अपने माता पिता से सीखता है? तो वह है परम अहम अर्थात सुपर ईगो, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कक्षा में व्यक्तिगत अंतर या विविधता को समायोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता बताना है आपको। तो समायोजित करने के लिए ऑप्शन ए सामग्री का एकीकरण, ये सही है। समतावादी शिक्षा शास्त्र, ये भी किया जा सकता है। ऑप्शन सी शिक्षक का निहित पूर्वाग्रह, यही आपका आंसर हो जाएगा कि इसे समायोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता है शिक्षक का निहित पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न, विल्सन सिस्टम छात्रों को संबोधित करने के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। तो ऑप्शंस हैं लेखन वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य, डिस्कैलकुलिया या पठन वैकल्य। आंसर हो जाएगा दोस्तों पठन वैकल्य अर्थात डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है, इसे एक छात्रों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से इसे डिज़ाइन किया गया है, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उम्र के बच्चे को भाषा विकास के वृत्ति भाषा अवधि में माना जाता है? ऑप्शन से 6 माह, 9 माह, 10 माह या 12 माह के बच्चे। आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 माह के बच्चे में को भाषा विकास की वृत्ति भाषा अवधि में माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का दूसरा नाम है? ऑप्शन से शिक्षाप्रद मूल्यांकन, सीखने के आकलन, बोलने के आकलन या नैदानिक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन का दूसरा नाम है बोलने के लिए आकलन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? असत्य कथन बताना है यहाँ पे आपको। दिए गए ऑप्शन ए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, या शिक्षण अनुवेशन है। यही सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यही असत्य है क्योंकि। तो टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? प्रमुख बदलाव नहीं है बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर, निष्क्रिय से सक्रिय अधिगम अधिग्रहण की ओर, या फिर ऑप्शन डी कक्षा की चार दीवारी में अधिगम से विस्तृत सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर। तो प्रमुख बदलाव नहीं है, यही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? ऑप्शन है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, बिल्कुल नहीं। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को सुखद बनाना, तो यही हो जाएगा आपका सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि शिक्षण टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को सुखद बनाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 0 से 2 वर्ष के आयु समूह में सीखने के विकास का संकेत है? ऑप्शन है पर्यावरण और वस्तु स्थायित्व की खोज, भय और चिंता की भावना, अपने बारे में संतोष महसूस करना, या फिर स्व एहसास की भावना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण और वस्तु स्थायित्व की खोज। निम्न में से कौन सा 0 से 2 वर्ष के आयु समूह में सीखने के विकास का संकेत है? अगला प्रश्न, भाषा के विकास में ध्वनियाँ एच ई एन है, तो बताना है आपको क्या है। रूपिम है, शाब्दिम है, स्वनिम है, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो भाषा के विकास में ये जो ध्वनियाँ हैं दोस्तों एच ई एन, ये एक स्वनिम है। अगला प्रश्न, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों
हार्लॉक का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण की अवधि कितने सप्ताह की होती है? ऑप्शन जैसे दिया गया है 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह या फिर 16 सप्ताह। तो भ्रूण की जो अवधि होती है वो होती है 6 सप्ताह की, 6 वीक की भ्रूण की अवधि होती है। अगला प्रश्न है, वातावरण एक वाह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो बाह्य शक्ति कहा गया है वातावरण को जो हमें प्रभावित करती है, तो यह परिभाषा दिया है दोस्तों E.J. रॉस ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो प्रथम घटक आपका परिवार है, अर्थात प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण घटक यही है, फैमिली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मूल्यांकन माप का एक अवयव है, मूल्यांकन मेजरमेंट का एक विस्तार है, मूल्यांकन एक शब्दावली है जो माप के साथ आपस में बदल सकता है, या फिर मूल्यांकन पूरी तरह से मेजरमेंट से भिन्न है। आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सत्य बताना है। तो जो मूल्यांकन है ना फ्रेंड्स, वो माप का एक विस्तार है, मूल्यांकन मेजरमेंट का एक विस्तार है। अगला प्रश्न, गिलफोर्ड ने किस पर सभी बौद्धिक क्षमताओं को बुद्धि की संरचना नामक एक व्यवस्थित ढांचे में वर्गीकृत किया? ऑप्शंस हैं 1856, 1921, 1961 या फिर 1875। तो सन 1961 में दोस्तों गिलफोर्ड ने सभी बौद्धिक क्षमताओं को क्या किया? बुद्धि की संरचना नामक एक व्यवस्थित ढांचे में क्या कर दिया, वर्गीकृत किया। अगला प्रश्न है, सोच के 5 चरणों का चयन करके मिलान करें और वह क्या है यह समझें। सोच के 5 चरण दिए गए हैं, जैसे तैयारी, उद्भवन, स्पष्टीकरण, मूल्यांकन या परिशोधन। तो इसके कौन से ऑप्शन सही होंगे, कौन से मिलान करना है इसमें? जैसे तैयारी या प्रिपरेशन, तो इसका मतलब होता है आवश्यक तथ्यों और सामग्रियों को इकट्ठा करना। ऑप्शन बी पहले का हो जाएगा सही। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन का जो है वो है हस्तक्षेप करने वाले विचारों का धुंधलापन, अचेतन प्रक्रियाएं, सीखने में समाधान खोजने का कार्य और व्यक्तिगत अनुभव। दूसरे का डी हो जाएगा। फिर है स्पष्टीकरण। इसका अर्थ है दोस्तों समाधान अचानक मिल सकता है, अंतर्दृष्टि अनुभव। फिर बात करें मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन है तय करें कि क्या आप जिस समाधान की तलाश कर रहे हैं वह सही है। यदि कोई गलती की जाती है तो वह वापस पहले चरण में चली जाती है। तो मूल्यांकन यहाँ पे इसका ई से मिलान करेंगे। फिर है पांचवा और अंतिम परिशोधन या रिवीजन। इसका अर्थ है समाधान को थोड़ा संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है या अन्य अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही जोड़ी मिलान करेंगे तो बी यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे? पहला, अनुशासन का पालन करने के लिए कठोर डांट लगाएंगे। नहीं, कठोर डांट नहीं लगा सकते आप। ऑप्शन बी, पूछताछ करें और उन कारणों का पता लगाने का प्रयास करें कि छात्र क्यों सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको क्या करना है कि पहले पूछताछ करना है, उन कारणों का पता लगाना है कि वाकई में छात्र ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा है, क्यों छात्र सीखने के लिए तैयार नहीं है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बौद्धिक परिपक्वता और पीछे की सूचनाओं को ग्रहण करने की परिपक्वता में एक बच्चे की समस्या के रूप में पहचाना जा सकता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, चलने में कठिनाई, गणित करने में कठिनाई, बाहर खेल खेलने में कठिनाई या फिर खाने में कठिनाई। आंसर हो जाएगा गणित करने में कठिनाई को बौद्धिक परिपक्वता के अंतर्गत ये आएगा। अगला, कौन सा लक्ष्य अभिमुखीकरण विद्यार्थियों के सीखने और प्रदर्शन को समझने में हमारी मदद नहीं करता? ऑप्शन है शिक्षण के लक्ष्य,
काम के लक्ष्य, काम से बचना या फिर व्यवहार लक्ष्य। तो जो हमें सीखने और प्रदर्शन को समझने में मदद नहीं करता वो है दोस्तों व्यवहार लक्ष्य, बिहेवियरल गोल्स। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण किस सन में अस्तित्व में आया, आपको बताना है। तो मानवतावादी दृष्टिकोण आया दोस्तों सन 1940 के दशक में। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बाह्य अभिप्रेरणा को अपने स्रोत के रूप में उपयोग करता है। तो ये जो दृष्टिकोण है दोस्तों व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है वह बाह्य अभिप्रेरणा को अपने स्रोत के रूप में उपयोग करता है। अगला प्रश्न, जॉन डेवी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का चरण नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, समस्या की पहचान, विश्लेषण, संभावित समाधान का सुझाव या फिर ऑप्शन डी समस्या से बचना। तो यही है आपका सही आंसर। समस्या समाधान का चरण नहीं है पूछा है, तो समस्या से बचना समस्या समाधान का चरण नहीं है। अगला प्रश्न है, स्कूल छोड़ने की उच्च दर से व्यवहार विकार वाले बच्चे की उपलब्धि का कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक समायोजन, आपराधिकता या फिर शैक्षिक उपलब्धि। तो यहाँ पे आंसर है शैक्षिक उपलब्धि। स्कूल छोड़ने की उच्च दर से व्यवहार विकार वाले बच्चे की उपलब्धि का जो क्षेत्र प्रभावित होता है वो है शैक्षिक उपलब्धि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किशोर अपराध की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश को किस वर्ष में महासभा के प्रस्ताव द्वारा अपनाया और घोषित किया गया था। ऑप्शंस हैं 1984, 86, 88 या फिर 90। तो ये घोषित किया गया था सन 1990 में। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों के पास निम्नलिखित में से कौन सा कौशल होना चाहिए। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान करने का कौशल या फिर कक्षा में विविधता का ध्यान रखने का कौशल। तो दोनों ही कौशल होने चाहिए समावेशी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों के पास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या विशेष आवश्यकता की परिभाषा में शामिल है। आवधिक बीमारियां, खाद्य प्रत्युर्जता, विकासात्मक देरी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा सारे ही विशेष आवश्यकता की परिभाषा में शामिल है। अगला प्रश्न, वंशानुगत मोतियाबिंद किसके कारण होता है। ऑप्शन, गर्भावस्था के दौरान कुछ असामान्यताओं के कारण या वंशानुक्रम के कारण। तो वंशानुगत मोतियाबिंद जो है इन दोनों के ही कारण होता है। गर्भावस्था के दौरान कुछ असामान्यताओं के कारण और वंशानुक्रम के कारण भी। अगला प्रश्न, बच्चों के संवेदनात्मक और व्यवहारात्मक संबंधी विकारों की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। सीखने में कठिनाई जिसे बौद्धिक कारकों द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। दूसरा, सीखने में कठिनाई जिसे संवेदी कारकों द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। तीसरा, सीखने में कठिनाई जिसे स्वास्थ्य कारकों द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा सही है बताना है। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। संवेदनात्मक और व्यवहारात्मक संबंधी विकारों की विशेषता हैं ये तीनों ही। अगला, गति प्रेरक बाधिता वाले बच्चे की जांच एक हड्डी रोग सर्जन द्वारा की जानी चाहिए और एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, हड्डी रोग सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट। अगला प्रश्न, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। जैसे ऑप्शन है, मस्तिष्क के भाषा क्षेत्र की शिथिलता के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन बी, वे औसत शिक्षार्थी हैं। ऑप्शन सी, उपयुक्त शैक्षणिक और पारिवारिक वातावरण के अभाव में ऐसी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को समझने में उन्हें
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त शैक्षणिक और पारिवारिक वातावरण के अभाव में ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का नियम नहीं है? पहला, अलगाव का कानून, दूसरा, स्वतंत्र वर्गीकरण का कानून, तीसरा, आश्रित वर्गीकरण का नियम, या चौथा, प्रभुत्व का कानून। तो आनुवंशिकता का नियम नहीं है दोस्तों, ये आपका आश्रित वर्गीकरण का नियम, द लॉ ऑफ डिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगला, बौद्धिक तर्क तथा समस्या समाधान में एक व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से उपागम का उपयोग करता है? तो बौद्धिक तर्क तथा समस्या समाधान में वो करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का, सूचना प्रक्रमण उपागम का, ऑप्शन सी। अगला, नियंत्रण स्थान क्या है? ऑप्शंस हैं, हमारे जीवन में घटनाओं को निर्धारित करने वाले कारणों पर हम जो विश्वास करते हैं और उसकी डिग्री और स्थान के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। नियंत्रण स्थान तो क्या है? यही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि हमारे जीवन में घटनाओं को निर्धारित करने वाले कारणों पर हम जो विश्वास करते हैं उसकी डिग्री और स्थान के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अगला प्रश्न, पदानुक्रम पिरामिड का निम्नतम स्तर कौन सा है? ऑप्शंस हैं, सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन बी, क्रियात्मक आवश्यकता, ऑप्शन सी, समान की आवश्यकता, या फिर ऑप्शन डी, अपनेपन की आवश्यकता। तो पदानुक्रम पिरामिड का निम्नतम स्तर है क्रियात्मक आवश्यकता अर्थात फिजियोलॉजिकल नीड्स। अगला, अभिप्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा का स्रोत है? ऑप्शंस हैं, बहिरस्थ, आंतरिक, आंतरिक बाहिरस्थ दोनों, या दोनों ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में अभिप्रेरणा का स्रोत है आंतरिक। अगला, नवीनतम शोध साबित करते हैं कि हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में एक छोटा अंक यह निर्धारित कर सकता है कि लड़कों और लड़कियों के बीच सीखने में क्या अंतर है। हिप्पोकैम्पस सीखने के किस पहलू से संबंधित है बताना है आपको? रीडिंग, फाइन आर्ट्स, किनेस्थेटिक्स, या फिर मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा मेमोरी, स्मृति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इनमें से किसमें शिक्षक और छात्र के बीच संवाद नहीं है शामिल? ऑप्शंस हैं, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्यूशन, या लर्निंग। तो कौन सा शामिल नहीं है बताना है? तो वो है आपका इंस्ट्रक्शन। अगला, यदि किसी स्कूल में लिंग अभिन्नत पाठ्यचर्या है तो इससे क्या होता है? तो लिंग अभिन्नत पाठचर्या है तो इससे भेदभाव उत्पन्न होता है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन बी। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा 60 नंबर का है, ICDS स्कीम का उद्देश्य दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है बताना है? ऑप्शन पहला, 0 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, बी, बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का आधार निर्मित करना, ऑप्शन सी, मरणशीलता, मृत्यु दर, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने की दरों में कमी। सभी ऑप्शन जो हैं आपके ICDS स्कीम के उद्देश्य नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से 60 प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये आपके 2 शिफ्ट के हम एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं। एक शिफ्ट में क्योंकि 30 ही प्रश्न आते हैं तो 30 और 30 60 2 शिफ्ट का पेपर हल करा रहे हैं हर वीडियो में। तो अगले में भी 60 प्रश्न डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।